अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम है आप लोगों का एम रात चैनल में। आज हम बात करने जा रहे हैं इंडियन नेवी के फ्यूचर प्रिक्योरमेंट प्लान के हवाले से और पाकिस्तान के पास उसका क्या जवाब है। इस पर तफसील से बात करेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड हमारी वीडियोस को शेयर कीजिएगा। रिसेंटली इंडियन नेवी का न्यू एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत तमाम लोगों की नज़र में एक प्रोमिनेंट फिगर के तौर पर उभर कर सामने आया, लेकिन इसमें अभी बहुत सी चीज़ें लगनी बाकी हैं। मतलब इसमें मेन रेडार वगैरह भी कुछ लगने बाकी हैं। उसके अलावा इसके लिए न्यू फाइटर जेट्स जो चाहिए इंडियन नेवी को, वो भी अभी टेस्टिंग के मराहल में है, मतलब उनकी एवेल्यूएशन की जा रही है। बहरहाल अभी उनके लिए MiG-29K एयरक्राफ्ट को यूज़ किया जा रहा है और MiG-29K एयरक्राफ्ट का रिसेंटली एक क्रैश भी हुआ है, जो इस बात को जाहिर करता है कि MiG-29K एयरक्राफ्ट को INS विक्रमादित्य के साथ साथ INS विक्रांत पर भी चूंकि यूज़ किया जा रहा है, तो उन पर एक स्ट्रेस या बर्डन ज़रूर आ जाता है। इंडियन नेवी इस वक्त पूरी कोशिश कर रही है कि वो जल्द से जल्द किसी न्यू फाइटर जेट की तरफ जाए। दो फाइटर जेट जो इंडियन नेवी के लिए फाइनल किए गए हैं वो फ्रेंच राफेल M और अमेरिका का FA-18 सुपर हॉर्नेट है। FA-18 सुपर हॉर्नेट को FA-18 ब्लॉक 3 भी आप कह सकते हैं। इंडिया में इस वक्त डिफेंस एक्सपो जारी है गांधीनगर में, और वहाँ फ्रेंच कंपनी डिसाल्ट और US की कंपनी बोइंग ने अपने अपने फाइटर जेट्स को डिस्प्ले भी किया है। यहाँ मुख्तलिफ सोर्सेज के मुताबिक कुछ नई चीज़ें भी निकल कर आई हैं FA-18 के हवाले से कि रिपोर्टेडली इंडियन नेवी इस वक्त ऑलमोस्ट 70 to 80% तक यही सोच रही है कि वो FA-18 सुपर हॉर्नेट की तरफ ही जाएंगे। और उसकी कुछ वजूहत भी हैं कि इस वक्त अमेरिका के साथ क्योंकि अच्छे ताल्लुकात हैं इंडिया के, सो इंडिया पूरी कोशिश करेगा कि अमेरिका से जितना भी वो बेहतर इक्विपमेंट ले सकें वो ले लें। दूसरा ये कि FA-18 कई लिहाज से INS विक्रांत के लिए मौजू भी हैं। इसके एक तो विंग्स फोल्ड हो जाते हैं, दूसरा अगर इसके साइज़ की मेजरमेंट भी की जाए तो INS विक्रांत के लोडर वगैरह पर भी ये बेहतर तरीके से ऑपरेट किया जा सकता है। उसके अलावा FA-18 को अगर देखा जाए तो इस पर इस वक्त मुख्तलिफ सोर्सेज का ये दावा है कि इंडिया को AIM-120C मिसाइल्स दिए जाएंगे जिनकी रेंज 120 किलोमीटर है। इससे पहले मुख्तलिफ इंडियन सोर्सेज ये दावा कर रहे थे कि उन्हें AIM-120D मिसाइल मिलेंगे जिनकी रेंज 150 से 160 किलोमीटर के दरमियान बताई जाती है, लेकिन लगता है ऐसा नहीं होने वाला और इंडिया को AIM-120C7 या AIM-120C8 BBR मिसाइल्स मिल सकते हैं जिनकी रेंज 120 से 125 किलोमीटर के दरमियान होगी। तो बहरहाल FA-18 को अगर देखा जाए तो FA-18 के काफ़ी ज़्यादा ब्राइट चांसेस हैं, क्योंकि FA-18 सिंगल सीट और ट्विन सीट दोनों वर्जन्स में मौजूद है, जो कि पायलट्स के लिए ज़्यादा बेहतर होगा सीखने के लिए और पायलट्स को कम वक्त लगेगा ट्रेनिंग में। लेकिन अगर राफेल M एयरक्राफ्ट की बात की जाए तो एक तो राफेल M एयरक्राफ्ट कम एंटीशिप मिसाइल्स लेकर जाएगा, और उसके अलावा राफेल M सिंगल सीट वर्जन में मौजूद है, इसका ट्विन सीट वर्जन नेवल जो डोमेन है इसकी उसमें मौजूद नहीं है। बहरहाल यहाँ देखा जाए तो FA-18 के जो इंडियन नेवी ने ट्रायल्स लिए थे उनमें इसने 2 हार्पून मिसाइल्स कैरी किए थे और 2 500 पाउंड्स के JDAMs या स्मार्ट बॉम्ब्स को इसने कैरी किया था। तो ये एक बहुत ही ख़तरनाक और मैसिव पेलोड होता है। लेकिन इसके मुकाबले में अगर पाकिस्तान को देखा जाए तो FA-18 के बाद बहुत से लोग ये सोच रहे थे कि ये कोई ऐसा बूस्ट होगा जिससे पाकिस्तान एयरफोर्स या पाकिस्तान के जो एसेट्स हैं वो बिल्कुल ही वल्नरेबल हो जाएंगे। तो बहरहाल ये कोई ऐसा बूस्ट नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान इससे पहले राफेल जैसे एयरक्राफ्ट की तैयारी करके बैठा हुआ था। राफेल के पास अगर एयर टू एयर मोड में देखें तो राफेल FA-18 से बेहतर है, FA-18 को हरा भी सकता है। उसकी बहुत सी वजूहत हैं कि राफेल के पास बेहतर एयर टू एयर मिसाइल्स हैं, इवन राफेल ज़्यादा मनूवरेबल हो सकता है FA-18 से। बहरहाल ये वो चीज़ें हैं जिनको हम प्रॉपरली कंक्लूड नहीं कर सकते, लेकिन ओब्वियसली मीटियोर या PL-15 जैसे मिसाइल AIM-120C7 और C8 जैसे मिसाइल से सुपीरियर है। सो यहाँ BVR डोमेन में FA-18 काफ़ी पीछे आ जाता है J-10C और राफेल जैसे एयरक्राफ्ट में। लेकिन जो चीज़ इसे ख़तरनाक बनाती है वो इसकी एंटी शिप डोमेन है। ये एक वक्त में मैक्सिमम 4 AGM-84 हार्पून मिसाइल कैरी करता है जिसकी एयर लॉन्च्ड वर्जन की रेंज 220 किलोमीटर है, और ये सबसोनिक क्रूज मिसाइल्स हैं। हम नॉर्मली पाकिस्तान और इंडिया में लोगों का यही सोच है कि जिस मिसाइल की स्पीड ज़्यादा है वही ज़्यादा ख़तरनाक होता है, लेकिन ये एक गलत कॉन्सेप्ट है। अगर आप रशियन क्रूज़र मॉस्कोवा क्लास की तबाही को देखें तो उसे एक सबसोनिक
नेपच्यून मिसाइल ने तबाह किया था, जो कि एक बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड चीज़ है हमारे इंडो पाक के लोगों के लिए। इवन यूएस को भी देखा जाए तो वो अभी भी हार्पून मिसाइल्स के मज़ीद बेहतर वर्जन्स बना रहा है। ज़रूरी नहीं कि उन्होंने सिर्फ सुपरसोनिक मिसाइल्स ही रखे हैं और अपने सबसोनिक मिसाइल्स को रिटायर कर दिया है। तो जो सबसोनिक मिसाइल्स होते हैं ये साइलेंट किलर्स होते हैं, क्योंकि जल्दी रडार पर ही नज़र नहीं आते, और अगर ये रडार पर नज़र नहीं आते तो इनको मार गिराना भी काफ़ी मुश्किल होता है। अगर हम इसके मुकाबले में पाकिस्तान एयरफोर्स को देखें तो पाकिस्तान अपने मिराजिस पर एक्जोसिट मिसाइल को यूज़ करता है, जबकि दूसरी तरफ हमारे पास JF-17 थंडर्स हैं जो कि C-802 और CM-400 AKG जैसे मिसाइल्स को कैरी करते हैं। यहाँ C-802 की बात की जाए तो आप इसे हार्पून मिसाइल से कम्पीट करता हुआ एक मिसाइल कह सकते हैं। ये भी सबसोनिक क्रूज मिसाइल है और ये 180 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करता है। जबकि CM-400 AKG की बात की जाए तो ये एक बड़ा मिसाइल है। उसके अलावा ये 250 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करता है, हार्पून मिसाइल के 220 किलोमीटर से ज़्यादा। जबकि सुपरसोनिक मिसाइल होने की वजह से इसकी ट्रिजेक्ट्री किस एल्टीट्यूड से इसे फायर किया जाता है उस पर डिपेंड करती है, और बड़ी वॉरशिप्स को तबाह करने के लिए इसे डिज़ाइन किया गया है। तो ये हार्पून से एक बिल्कुल डिफरेंट कैटेगरी आ जाती है। दूसरी तरफ देखा जाए तो स्मार्ट बॉम्ब्स हैं जो स्पेशली नेवल टारगेट्स को तबाह करने के लिए JDAMs बनाए गए हैं, और ये JDAMs किसी बड़ी से बड़ी शिप को भी बहुत ही ब्रूटली डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यहाँ पाकिस्तान भी ऑब्वियसली ऐसे स्मार्ट बॉम्ब्स को डेवलप करेगा, या हमारे पास चाइनीज़ ऑप्शंस मौजूद होंगे जिनको हम अपने फाइटर जेट्स पे यूज़ कर सकें। बहरहाल तकबीर बॉम्ब भी इन कामों के लिए यूज़ किया जा सकता है, और तकबीर बॉम्ब को 27 फरवरी के दिन भी इंडियन टारगेट्स के खिलाफ यूज़ किया गया था। लेकिन ओबियसली नेवल डोमेन में मुख्तलिफ पैरामीटर्स चेंज हो जाते हैं, सो उसके हवाले से मुख्तलिफ न्यू टैक्टिक्स भी अपनानी होंगी। अगर हम एयर टू एयर डोमेन की बात की जाए तो अगर इंडिया राफेल M लेता है तो फिर पाकिस्तान के J-10Cs पर भी स्ट्रेस आएगा कि एयरफोर्स की तरफ भी राफेल्स होंगे और नेवी की तरफ भी राफेल, लेकिन इसके चांसेस काफ़ी कम है। अगर इंडियन नेवी FA-18 लेती है तो J-10Cs के लिए ये आसान होगा कि वो JF-17 और मिराजेस को कवर प्रोवाइड करें, क्योंकि J-10Cs के पास एक लॉन्ग रेंज BVR मिसाइल होगा जिसकी रेंज AIM-120 C7 और C8 से ज़्यादा होगी, और इस तरह एक लंबे फासले पर FA-18 वल्नरेबल हो जाएंगे J-10Cs के अगेंस्ट। पर बहरहाल यहाँ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स दोनों एयरक्राफ्ट के पास बहुत ज़बरदस्त हैं, तो यहाँ आके भी चीज़ें काफ़ी हद तक टाई हो जाती हैं। यहाँ FA-18 के काफ़ी अच्छे चांसेस हैं कि इंडियन नेवी से प्रोक्योर करेगी, क्योंकि US वेपन्स की एक हेजमनी इंडिया के जहन में है, और ख़ास तौर पर F-16 की जो परफॉर्मेंस है पाकिस्तान एयरफोर्स के पास, उससे इंडिया के पास एक यही इम्प्रेशन है कि US वेपन्स बहुत ज़बरदस्त हैं। लेकिन उसके लिए एक चीज़ याद रखनी चाहिए कि इट्स नॉट द गन, रादर द मैन बिहाइंड द गन, कि जो शख्स उस गन को चलाने वाला है वो कितना एक्सपीरियंस गेन कर चुका है और वो किस लिहाज से या किस टैक्टिक से उस वेपन को यूज़ कर रहा है। बहरहाल यहाँ देखा जाए तो इंडिया को एक चीज़ जो तंग करेगी अमेरिकन वेपन्स के साथ, वो ये कि अमेरिका की जो लॉजिस्टिकल सपोर्ट है वो इतनी कोई अच्छी नहीं समझी जाती, कि अगर आपका मफाद अमेरिका के साथ ख़त्म हो जाता है तो अमेरिका मुख्तलिफ वेपन्स की स्पेयर पार्ट्स तक रोक लेता है, जिससे इसके कस्टमर्स को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। रिसेंटली इसका शिकार इस वक्त इराक की F-16 हैं। इराक के पास F-16 ब्लॉक 50 स्टैंडर्ड के फाल्कन्स हैं, लेकिन वो इस वक्त ऑलमोस्ट यूज़लेस हैं। सेम चीज़ डेनमार्क के F-16 के साथ भी है। इजिप्ट के पास F-16 मौजूद हैं, लेकिन उन्हें AIM-120 मिसाइल्स नहीं दिए गए। रिसेंटली सऊदी अरब के साथ भी $625 मिलियन का मुआहदा था AIM-120 C7 या C8 मिसाइल्स का, उसे भी अमेरिका ने ख़त्म कर दिया। बहरहाल पाकिस्तान AIM-120 C5 को यूज़ करता है जो 105 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करता है, और यहाँ जो मिसाइल्स की रेंज होती है वो कभी भी एक जैसी नहीं रहती। ऐसा नहीं है कि अगर मीटियोर और PL-15 की एक एस्टिमेटेड रेंज 150 से 160 या 170 किलोमीटर है तो हमेशा वो इतनी ही रहेगी। ये मुख्तलिफ जो वॉर सिनेरियोज़ है उनमें डिफ़र कर जाती है। आपका एल्टीट्यूड कितना है, आपका जहाज़ किस स्पीड पर मूव कर रहा है, ये तमाम चीज़ें किसी भी मिसाइल की रेंज पर इन्फ्लुएंस रखती हैं। और यहाँ हेड ऑन चेस और टेल ऑन चेस का भी फ़र्क होता है। अगर हेड ऑन चेस हो तो उसमें आप मिसाइल की पूरी रेंज को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर टेल ऑन चेस हो तो मिसाइल की जो रेंज होती है वो आपको ऑलमोस्ट आधी कंसिडर करनी पड़ती है अगर आपने किसी भी एयरक्राफ्ट को इंगेज करना है। इसलिए एट दी एंड मैं इस चीज़ को कंक्लूड करूँ तो F-18 कोई इतना बड़ा
पाकिस्तान के लिए ख़तरा नहीं होगा, लेकिन इंडियन नेवी के लिए ये बहुत बड़ा बूस्ट होगा कि MiG-29K से अगर इंडियन नेवी इतना खुश नहीं है, क्योंकि उसके 5 इस वक्त क्रैशेस हो चुकी हैं। 11.11% उनकी जो फ्लीट है MiG-29Ks की वो डिप्लीट हो चुकी है। यहाँ F-18 जैसा एयरक्राफ्ट इंडियन नेवी के लिए एक पुराने जिस्म में नई रूह का काम करेगा। और दूसरा, एंटी शिप रोल में अगर बात की जाए तो बहुत बड़ा बूस्ट होगा हार्पून जैसे सबसोनिक मिसाइल्स के साथ। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान को देखा जाए तो पाकिस्तान के पास CM-400 AKG के साथ साथ C-802A और उसके साथ एक्सोसिट जैसे मिसाइल्स मौजूद हैं। सो एंटीशिप रोल में पाकिस्तान नेवी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ जाती है। जबकि एयर टू एयर डोमेन में देखा जाए तो J-10Cs इस कैपेबल हैं कि वो F-18 को लॉन्ग रेंज पर डिटेक्ट कर सके और इन्हें इंगेज कर सके। जबकि अगर शॉर्ट रेंज में बात आ जाती है तो फिर ये मामला टाई हो जाएगा, क्योंकि दोनों के पास हाई ऑफ बोर्ड साइड शॉर्ट रेंज मिसाइल्स हैं। बहरहाल लॉजिस्टिकल सपोर्ट को देखा जाए तो पाकिस्तान स्टैंड्स स्ट्रॉन्गर, क्योंकि शुरू से ही पाकिस्तान अपनी लॉजिस्टिकल सपोर्ट को बरकरार रखता आया है। इसी वजह से हम आज भी 40 साल पुराने F-16 को बेहतर तरीके से यूज़ कर रहे हैं। लेकिन यहाँ इंडिया के लिए मसला होगा कि अगर वो US पर पूरी तरह डिपेंडेंट रहेंगे F-18 सुपर हॉर्नेट को लेकर भी, और उसे पूरी तरह अपने सिस्टम्स में इंटीग्रेट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ ऑब्वियसली इंडिया के पास बहुत से रशियन सिस्टम्स हैं और US ये कोशिश करेगा कि हमारे जो F-18 है ये ज़्यादा रशियन सिस्टम के साथ इंटरलिंक ना करें। और अगर इंडिया अमेरिका की ये मानकर इनको इंटरलिंक नहीं करता या पूरी तरह सिंक्रोनाइज या इंटीग्रेट नहीं करता अपने सिस्टम्स के साथ, तो फिर आपके पास F-22 भी आ जाए आज के दौर में, लेकिन अगर वो आपके सिस्टम में पूरी तरह इंटीग्रेटेड नहीं है तो वो नाकारा है। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।